11th साइंस के स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। पिछली मर्तबा हम लोगों ने जो लैब में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एपरेटस की जानकारी हासिल की। इस बार हम देखेंगे जो छठा यूनिट है हमारा फंडामेंटल यूनिट, वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो किसी भी सब्सटेंस का जो दिया हुआ मास है वो कितने यूनिट वॉल्यूम पर फैला हुआ है उसके ज़रिए से कैलकुलेट की जाती है। उसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि एसआई यूनिट जो डेंसिटी का है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, ये किसी भी चीज़ का वज़न होता है और वो विजिबल चीज़ है, वो दिखाई देने वाली चीज़ है, तो वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को घेरती है। और वॉल्यूम भी हम मेज़र कर सकते हैं, मास यानी वज़न भी हम ले सकते हैं। तो जब वॉल्यूम और वज़न हमने उस चीज़ का ले लिया, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो उसका मास दिया जाता है किलोग्राम्स में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। इसीलिए उसकी डेंसिटी जो है जिस दिए हुए सब्सटेंस की हमको मेज़र करना है उसका यूनिट बनता है किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, यानी हर मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम्स उस सब्सटेंस के है या फैले हुए हैं या वॉल्यूम को घेरा हुआ है। उसी को सीजीएस यूनिट में ग्राम पर मिलीलीटर यानी स्मॉलर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और वही यूनिट बन जाता है सीजीएस यूनिट के एतबार से ग्राम पर मिलीलीटर। यानी हर मिलीलीटर की जो वॉल्यूम है उसमें दिए हुए सब्सटेंस के कितने ग्राम्स फैले हुए हैं। ओके, तो इसी को कहते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये मेजर ऑफ हॉटनेस, यानी जो चीज़ है उसकी गर्मी या उसमें मौजूद ठंडक, इसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यूनिट है। और टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस यूनिट इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर आप लोगों ने देखा है कि 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक के कैपेसिटी के थर्मोमीटर्स होते हैं। उसी तरह 0 से 250, 300 अलग अलग थर्मोमीटर्स बाज़ार में अवेलेबल होते हैं जिनसे हम डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को गिनते हैं। एक यूनिट इसका डिग्रीज फ़ारेनहाइट भी है। तो डिग्रीज फ़ारेनहाइट यूनिट इसका ये इस तरह से बनता है, जो आप लोगों ने आम तौर पर डेलिकेट थर्मोमीटर्स जो डॉक्टर्स के पास होते हैं और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो यूनिट है डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो डिग्रीज फ़ारेनहाइट ये डिग्री सेल्सियस से कैसे हासिल करें? तो बहुत आसान है कि डिग्रीज फ़ारेनहाइट हासिल करने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास टेम्परेचर है तो उसका 9/5 पार्ट करना है और 9/5 करने के बाद उसमें 32 ऐड करना है। मैं इसको मिसाल के ज़रिए समझाऊँ कि मान लीजिए आप लोगों के पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपने गिना, रूम टेम्परेचर वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे कि 25 इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 9/5 के साथ। सो 25 को जब आप 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी एडेड विथ 32। ठीक है, तो ये आंसर इसका बनता है 45। आप जब उसको करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि 9/5 × 25 ये बनता है 45 और 45 में आप 32 जब मिलाते हो आपका आंसर बनता है 77 एंड दैट कम्स आउट टू बी डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो वो टेम्परेचर आपका डिग्रीज फ़ारेनहाइट बनेगा। तो ये मैंने एक मिसाल दे दी 25 डिग्री सेल्सियस लेकर कि उसको कैसे आप डिग्रीज फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर का वो एसआई यूनिट है केल्विन। और केल्विन बहुत आसान है कि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है और उसमें 273.15 ऐड करना है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर मेरे पास डिग्री सेल्सियस में 1 है, इफ़ आई हैव 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर नोटेड डाउन, तो मैं उसको डिग्रीज केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आई विल ऐड
273.15 टू दिस टेम्परेचर, और वो बनेगा मेरा 274.15 डिग्रीज केल्विन। तो इस तरीके से टेम्परेचर के ये 3 यूनिट्स हैं, याद रखिएगा। आमतौर से मार्केट में जो थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं उन थर्मोमीटर्स के अंदर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये मौजूद होता है, डिग्री सेल्सियस यूनिट होता है। उसी तरीके से दूसरे जो डेलिकेट थर्मोमीटर्स, या उसको आमतौर से हम बोले कि बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने वाले जो थर्मोमीटर्स है उसमें फ़ारेनहाइट यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, और एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर का, जो कैलकुलेशंस में, केमिकल कैलकुलेशंस, फिजिकल कैलकुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, वो है डिग्रीज केल्विन। दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमने जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे हैं उनमें एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके। और ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है अलग अलग लॉज के तहत होती है। मिसाल अगर आपको बताऊं, वी ऑल नो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, ओके। सो टू मेक वाटर वी हैव टू यूज 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन एटम and 1 molecule of oxygen atom so that we can get 2 molecules of water। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम आम बोलचाल के अंदर, आम जबान में तो कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन जब हम उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं तो H2 लिखकर, O2 लिखकर, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट H2O लिखकर हम इस बात को प्रूव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप अगर केमिकल रिएक्शन का बैलेंस देखो तो ये बैलेंस नहीं है। देखो H2 2 हाइड्रोजन्स है, 2 हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन्स है, ठीक है, वी हैव 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन्स, और किसी भी तरीके से इनको मिलाकर H2O नहीं बना सकते क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन और ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर। तो फिर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं लिखते वक्त में, और उससे फिर हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल एटम्स मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में तो 4 हाइड्रोजन्स है और 2 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ 4 हाइड्रोजन्स, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन्स और 2 ऑक्सीजन्स है। तो ये हम जो रिएक्शंस करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए एलिमेंट्स से, तो वो कुछ लॉज के तहत होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज बेसिक लॉज। और ये अलग अलग साइंसदानों के ज़रिए से, साइंटिस्ट के ज़रिए से ये लॉज डिस्कवर किए गए, और इनके ज़रिए से अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती है। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लॉ है इसको मैं नंबर दे देता हूँ। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है रिटेन करके रखना, और बहुत आसान है। जैसे आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो उसी तरीके से इस लॉ के अंदर बतलाया गया है कि मास यानी वज़न को भी ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जस्ट लाइक दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो इस लॉ के अंदर इसको अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से साबित किया गया है। जैसे मैंने अभी आपके सामने रिसेंटली जो रिएक्शन लिखा था कि ट्वाइस H2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, यानी हमने वज़न के एतबार से, मास के एतबार से 2 मासेस ऑफ H2 लिए हैं और 1 मास ऑफ O2 लिया है, और एज ए रिज़ल्ट वी गेट 2 मासेस ऑफ H2O, ठीक है। तो जब आप रिएक्टेंट साइड का मास देखते हैं तो रिएक्शन होने के बाद आपको दिखाई देता है कि रिएक्टेंट साइड का मास डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, H2 हट गई, यहाँ से H2 चली गई और ऑक्सीजन भी चला गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, मास
नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ये मास डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि ये मास जो है आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलता है. इट बिकम्स द मास ऑफ द प्रोडक्ट. वट एवर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड दैट मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मास ऑफ दैट प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट का मास वो बन जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि मास को भी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये फिनोमेना आप अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल कॉम्बिनेशंस में देखते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस. ये लॉ इस तरह का है स्टूडेंट्स कि इस लॉ के अंदर जो एक गिवन कंपाउंड है या सेड कंपाउंड है, उस कंपाउंड में सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट मौजूद होते हैं. अब ये कहने के अंदर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट क्या है. ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है. स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर आपके सामने कह दिया गया वाटर, इफ़ यू आर गिवन वाटर, ओके, देन यू विल से, आप उसका जो फॉर्मूला जानते हैं कि उसका फॉर्मूला है वाटर के 1 मॉलिक्यूल का H2O. तो आप जानते हैं कि उसमें हाइड्रोजन के 2 मासेस, ठीक है, या बाय वेट अगर आप लेते हैं H2O, फॉर एग्जांपल यू टुक 100 ग्राम्स ऑफ H2O, आपने 100 ग्राम H2O लिया है. तो उस 100 ग्राम में या उस 100 ग्राम के अंदर पानी का मास ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि उसमें 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है. फिर चाहे आप इस 100 ग्राम पानी को किसी भी सोर्स से ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कि वो 100 ग्राम पानी आपने कौन से सोर्स में से लिया है, चाहे वो आपने रिवर में से लिया है, चाहे वो आपने सी वाटर लिया है या टैप वाटर लिया है या रेन वाटर लिया है, irrespective of that it will always contains exactly the same proportion of elements by weight. कि एलिमेंट्स का वेट एक मरतबा उसमें कह दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है 2 हिस्सा होगा और ऑक्सीजन 1 हिस्सा होगा बचा हुआ, और टोटल 3 हिस्से जो है उसका 100% बनाएंगे. तो आप उस पर से ये कह सकते हैं कि ये एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पानी में मौजूद होता है. ओके, तो परसेंटेज बाय मास की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है. देखिए आप, क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि क्यूप्रिक कार्बोनेट एक सब्सटेंस है. एक नेचुरल सैंपल लिया आपने, कुदरती जो होता है, और दूसरा सिंथेटिक सैंपल लिया आपने. जब आप उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालते हैं कि कॉपर कितना मौजूद है उसमें, तांबा कितना मौजूद है, तो तांबा उसके वज़न में 51.35% नेचुरल सैंपल में आप देखेंगे तो मौजूद है. और ऑक्सीजन कितना मौजूद है, तो ऑक्सीजन 38.91% उसमें मौजूद है. और कार्बन कितना है, तो 9.74%. यानी इसमें 3 एलिमेंट्स है, कॉपर है, ऑक्सीजन है और कार्बन है. तो इसमें इनके जो फिक्स प्रोपोर्शन है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन नेचुरल सैंपल में जितना होता है, सिंथेटिक सैंपल अगर आपने उसका लिया तो उसमें भी कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों के परसेंटेजेस बिल्कुल सेम होते हैं, डिफाइनाइट होते हैं, एज इन दी नेचुरल सैंपल्स. So this is the statement of this law called as the law of definite proportion. Next है law of multiple proportions. ये law of definite proportion का थोड़ा सा अपोजिट है. कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एक जैसे एलिमेंट्स से अलग अलग कंपाउंड्स भी बन सकते हैं. कि एलिमेंट्स है, मान लो एलिमेंट ए और बी है, तो इससे मोर देन 1 कंपाउंड्स बन सकते हैं. मैं अगर ए बी की जगह एग्जैक्ट एलिमेंट्स लूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन, एंड वी नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर विच इज़ H2O, एंड दीज 2 सिमिलर एलिमेंट, ये दोनों ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं. दे कैन मेक हाइड्रोजन और दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वी ऑल नो. एंड द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2. तो ये क्या है, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि
अगर सिमिलर एलिमेंट्स है, एक जैसे एलिमेंट है, लेकिन वो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो अलग अलग कंपाउंड्स वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि उन अलग अलग कंपाउंड्स में उनका रेशो जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो उनका होता है कंपाउंड के हिसाब से। ओके, दे आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये होल नंबर रेशो में होते हैं और वो रेशो अलग कंपाउंड्स के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होता है। मैं अगर आपको बताऊं कि फॉर वाटर, अगर वाटर आपको बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो आपको हाइड्रोजन के 2 मासेस लेने होंगे। ठीक है, यू हैव टू टेक 2 masses of hydrogen and 1 mass of oxygen and you will get 2 mass of water। अगर मैं वज़न के एतबार से इसको बोलूं तो वज़न में आपको 200 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस लेनी होगी, 100 ग्राम्स आपको ऑक्सीजन गैस लेनी होगी, तब जाकर आप 200 ग्राम्स ऑफ वाटर बना सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं टू मेक द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनानी है उससे, देन इफ़ यू आर टेकिंग 100 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो आपको ऑक्सीजन भी 100 ग्राम्स ही लेनी होगी, जिसकी वजह से आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 मिलेगा, 1 वेट और 1 मास ऑफ H2O2 मिलेगा, जो होगा 100 ग्राम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर में अलग और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अलग रेशो में पाए जाते हैं या अलग प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट इज द लॉ कॉल्ड एज Gay-Lussac's law of gaseous volumes। Gay-Lussac is the name of a scientist, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसका नाम Gay-Lussac है और उसने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स बतलाया है। और उसके लिए उसने ये बतलाया है कि जब गैसेस कंबाइन होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में जब वो कंबाइन होती है तो रिएक्टेंट फॉर्म में और प्रोडक्ट फॉर्म में वो गैसेस एक सिंपल होल नंबर रेशो में होती है। ओके, और इसे समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हैबर्स प्रोसेस के तहत आपने नाइट्रोजन गैस लिया और उस नाइट्रोजन गैस के साथ आपने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिए हैबर्स प्रोसेस की, और हैबर्स प्रोसेस से आपको हासिल हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया गैस। सो नाइट्रोजन का आपने 1 वॉल्यूम लिया है, यू हैव टुक 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस का आपने 3 वॉल्यूम्स इस्तेमाल किया है और आपको जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट के 2 वॉल्यूम्स आपको हासिल हुए। तो इन नंबर्स को आप देखते हो, वज़न के एतबार से भी अगर आप इनको लेंगे तो आप वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो कि नाइट्रोजन आपने ली 1 kg, तो 1 kg नाइट्रोजन से अमोनिया तैयार करने के लिए आपको 3 kg ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर होगे, जिससे आपका जो अमोनिया तैयार होगा वो 2 kg ऑफ अमोनिया यू विल फाइंड और यू विल मेक एज अ प्रोडक्ट। तो इन नंबर्स को आप देखते हो, दीज आर सिंपल होल नंबर्स। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो में है, फर्स्ट रिएक्टेंट, देन सेकेंड रिएक्टेंट, देन द प्रोडक्ट। इसी को हम रैशनल फॉर्म में अगर लिखे रेशो के फॉर्म में तो 1:3:2। तो इस तरह के सिंपल होल नंबर रेशोज बनते हैं गैसियस रिएक्शंस के अंदर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नेक्स्ट लॉ जो है वो है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ जो है, इसमें एवोगैड्रोज ने बतलाया है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी गैसेस की इक्वल वॉल्यूम ली जाए, एक जैसी वॉल्यूम ली जाए और उस पर टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाए, तो यू विल फाइंड दैट कि उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे।
यहाँ मिसाल उसकी डायग्रामेटिक दी गई है, आप देख सकते हैं तीनों डायग्राम्स के अंदर कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 गैसेस ली गई है, जिसमें से 2 वॉल्यूम्स तो हाइड्रोजन के हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का। इसमें आप मॉलिक्यूल्स की तादाद देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, दूसरे हाइड्रोजन के भी 5 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन एक डिफरेंट गैस है लेकिन वॉल्यूम उसका सिमिलर है, तो इसीलिए उसके अंदर भी 5 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये एवोगैड्रोस लॉ के ज़रिए से इस तरह से प्रूव किया गया है कि वो जो टर्म है इक्वल वॉल्यूम, इस टर्म को बाकायदा उसने जो है प्रूव किया है, और वो टर्म इक्वल वॉल्यूम जो है वो गैसेस का टर्म जो उसने लिया है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम। यानी आप अगर 22.4 लीटर 3 अलग अलग गैसेस को लेते हो, कहाँ पर, STP कंडीशन में, यानी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन टेम्परेचर की और प्रेशर की तीनों पे सेम हो, और ऐसी कंडीशन में आप 22.4 लीटर्स, मान लो आपने ये हाइड्रोजन ली 22.4 लीटर 22.4 लीटर्स, ऑक्सीजन लिया आपने 22.4 लीटर्स, और मान लो तीसरी गैस आपने इसकी बजाय ली नाइट्रोजन, और वो भी लिया आपने 22.4 लीटर्स, तो आपको पता चलेगा, यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि इन सभी के अंदर 22.4 लीटर ऑक्सीजन में, 22.4 लीटर नाइट्रोजन में और 22.4 लीटर हाइड्रोजन में, इन तीनों गैसेस के कंटेनर्स में आपको इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हर गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी मिलेंगी, और वो मॉलिक्यूल की तादाद आपको मिलेगी इन द फर्स्ट कंटेनर 1 मोल, सेकंड कंटेनर में भी 1 मोल, थर्ड कंटेनर में भी 1 मोल। तो इसीलिए इस वॉल्यूम को, जो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो मैंने नंबर दिया है, इस वॉल्यूम को मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन नामी ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने मैटर के बारे में और एटम्स के बारे में एटॉमिक थ्योरी भी पेश की थी। उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ पॉइंट्स बतलाए हैं। पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, यानी बहुत छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिनको एटम्स कहते हैं। एटम्स मैटर में होते हैं, और सारे एटम्स, ठीक है, सारे एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है, और मास भी उनका एक जैसा होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, और अगर अलग अलग एटम्स एलिमेंट के हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अगर है तो वो डिफर करेंगे अपने मास में। मिसालें हम ले सकते हैं इसकी। ओके, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियोज। ये हमने पढ़ा पिछले लॉ में, है ना, कि कंपाउंड बनेंगे कब बनेंगे, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होंगे फिक्स रेशो के अंदर, एक मखसूस रेशो के अंदर, एक स्पेसिफिक रेशो में। ओके, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो एटम्स की होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हम ले सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इसमें होता है, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ये भी सिंपल चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन में कोई नए एटम बनते नहीं हैं, बल्कि केमिकल रिएक्शन में वही एटम्स होते हैं, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमने रिएक्शन में देखा, मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है आपके पास, कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CO2। जो अलग अलग एटम्स थे उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यहाँ कोई नया एटम नहीं बना, वही एक कार्बन है और वही 2 ऑक्सीजन है। ओके, इसीलिए डाल्टन थ्योरी के बारे में कहा जाता है इट कुड एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सभी लॉज को एक्सप्लेन कर सकती है ऐसी थ्योरी। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझाए गए पॉइंट्स समझ आए होंगे। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह की क्वेरी हो तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स लिखिए। थैंक यू वेरी मच।